नमस्कार, मैं हूँ कैलाश, स्वागत है आपका कैलाश की कक्षा में। तो इस करंट अफेयर्स की वीकली सीरीज़ में हम देखेंगे 28 मई से लेकर के 3 जून 2026 तक के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, 50 एमसीक्यूज़ हैं, उनको सॉल्व करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है आईपीएल जो अभी हुआ इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीती? तो जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनके लिए तो बहुत ईज़ी होगा। आरसीबी ने जीता है लगातार दूसरा टाइटल। पिछले बार भी उन्होंने जीता था, ये उनका सेलिब्रेशन। पिछली बार भी जीता था और इस बार भी जीता था, लगातार दूसरी टीम है, दूसरी बार जीता है। किसको हराया? गुजरात को हराया, जीटी को। फाइनल खेला गया था नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। प्लेयर ऑफ द मैच बने थे विराट कोहली। वैभव सूर्यवंशी को मिला है ऑरेंज कैप, जो कि राजस्थान रॉयल्स के हैं। 776 रन बनाए थे उन्होंने। जो सबसे ज्यादा रन बनाता है, उसको ऑरेंज कैप मिलता है। और जो प्लेयर जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है, उसको पर्पल कैप मिलता है और पर्पल कैप मिला है रगीजो रबाडा का, जो कि साउथ अफ्रीका के हैं और खेलते हैं गुजरात टाइटन से। 29 विकेट उन्होंने लिया है। तो आईपीएल जीता किसने? आरसीबी ने। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने गुजरात को हराया। फाइनल कहाँ खेला गया? प्लेयर ऑफ द मैच कौन थे? ऑरेंज कैप और पर्पल कैप जो इंपॉर्टेंट है, उसी को मैच में शामिल किया। पर्पल कैप जीता कगिसो रबाडा ने, ऑरेंज कैप जीता वैभव सूर्यवंशी ने। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर दुनिया का पांचवा, आपको बताना है फिफ्थ बड़ा शेयर बाजार कौन बन गया है? तो वो बन गया है ताइवान। ये काफी न्यूज में था ये। ताइवान, क्योंकि इंडिया को पछाड़ के ताइवान 5वें नंबर पे पहुंचा। ताइवान ओवरटेक्स इंडिया टू बिकम वर्ल्ड फिफ्थ लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट। देखिए ताइवान अब भारत से आगे निकल गया है। भारत पहुंच चुका है 6वें पे, 5वें पे पहुंच चुका है ताइवान। इसके अलावा देखो यूएसए पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे पे जापान, चौथे पे हांगकांग। मार्केट कैप का मतलब क्या होता है? देखिए मार्केट कैप का मतलब होता है भी कोई भी देश है, उसके यहाँ जो शेयर बाजार है, उस शेयर मार्केट में जो लिस्टेड कंपनी है, उस कंपनियों की पूरी टोटल जो कीमत होती है, वो होता है मार्केट कैप। तो जो अभी ताइवान का जो शेयर बाजार है, लगभग हो गया है 4.95 ट्रिलियन डॉलर। ठीक, वही भारत का है 4.92। ठीक है, कुछ छोटे मार्जिन से वो आगे हो चुका है। लेकिन ये हुआ क्यों है? देखिए, ये सिर्फ शेयर बाजार की कीमत की बात है, पूरे इकोनॉमी की बात नहीं हो रही है। ताइवान क्यों बना है? क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है कि एआई और चिप इंडस्ट्री। ताइवान की बड़ी कंपनी जो है वो ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, दुनिया की बड़ी चिप बनाने वाली कंपनी बन गई है। तो सेमीकंडक्टर की वजह से ये ताइवान को थोड़ा बूस्ट अप मिला है। ठीक है, ताइवान अभी इंडिया को पछाड़ के आगे निकल चुका है, बहुत ज्यादा न्यूज में था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना के, इंडियन नेवी के 48वें वाइस चीफ ऑफ द नेवल कौन बने हैं? वाइस की बात करिए, वो हो रहा है अजय कोचर बने हैं। वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, वीसीएनएस। ठीक है, कौन बने हैं? वाइस एडमिरल अजय कोचर, ये उनकी तस्वीर है। तो नौसेना का दूसरा सबसे वरिष्ठ पद होता है, सीनियर पद होता है। सबसे टॉप में कौन होते हैं? नेवी चीफ, जो कि कृष्णा स्वामीनाथन बने हैं 1 जून से। ये भी इंपॉर्टेंट है, एक साथ 2 क्वेश्चन हो जा रहे हैं। इससे पहले कौन थे? दिनेश कृपाल त्रिपाठी थे, लेकिन 1 जून से कृष्णा स्वामीनाथन बन गए हैं। साथ में ये भी जानिए कि नेवल डे कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामन जो रिटायर्ड हो चुके हैं, अब इनके बाद अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। किसे दिया गया है? किसे दिया गया है? दिया गया है राजेश कुमार सिंह जी को। ठीक है, ये है राजेश कुमार सिंह जी। रक्षा मंत्रालय में बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है, रक्षा सचिव है ये, डिफेंस सेक्रेटरी है। राजेश कुमार सिंह जी को क्या किया गया है? एक अतिरिक्त प्रभार यहाँ पर एडिशनल जो चार्ज है वो दिया गया है। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने राजेश कुमार सिंह को डीआरडीओ के अध्यक्ष और रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो डीआरडीओ के भी अध्यक्ष होते हैं और साथ में जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यही है पूरा उसका फुल फॉर्म है, तो उसका सेक्रेटरी का पद भी इनको दिया गया है, उनका सचिव भी बोला जाता है इनको। ठीक है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग। समीर वी कामन 31 मई 2026 को रिटायर्ड हो गए और कामन जो है 2022 से अध्यक्ष के पद पर थे। राजेश कुमार सिंह जी के बारे में जानिए, 1989 के बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वर्तमान में वो रक्षा सचिव के पद पर हैं और रक्षा सचिव के साथ-साथ वो डीआरडीए का जो प्रमुख का जो कार्य है, अतिरिक्त कार्य, वो भी संभालेंगे। अगला सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये काफ़ी न्यूज़ में नहीं दिखता है ज़्यादातर इस तरह के सवाल, तो लेकिन एग्ज़ाम के क्वेश्चन में ज़रूर दिख जाता है। हाल ही में अर्थ प्राइज़ 2026 एशिया के क्षेत्र का पुरस्कार किस भारत टीम ने जीता है? मतलब वो 3 छात्र जीते हैं। आपको बताना वो 3 छात्र में से कौन नहीं है, हू इज़ नॉट, तो वो हैं कौन? आरव सिंह नहीं है, यानी उस टीम में
विवान छावरिया हैं, अवन्या मेहता है और एरियाना अग्रवाल है। तीनों का नाम याद रख लेंगे, इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। मीट प्लास्टिक फाइटर्स, 3 इंडियन टीम्स विन द अर्थ प्राइज फॉर द क्रिएटिंग टैमरिन सॉल्यूशन। इमली है टैमरिन मतलब, दैट रिमूव्स माइक्रो प्लास्टिक फ्रॉम वाटर। ये आगे पढ़ेंगे हम लोग ये एक्चुअल में है क्या चीज। तो 3 भारत छात्रों ने प्लास्टिक नाम की एक नई तकनीक बनाई जिसे इन्हीं के लिए प्राइज मिला है। ये तकनीक क्या है? ये है इमली के जो बीज होते हैं उसको पाउडर बनाया गया, जो कि ये क्या है? जैव अपघटनीय पदार्थ है। इसका काम क्या हो रहा है? ये पानी में मौजूद जो माइक्रो प्लास्टिक है उसको हटा रहा है। कैसे हटा रहा है? जब इसे पानी में मिलाया जाता है तो छोटे-छोटे प्लास्टिक कण आपस में चिपक कर बड़े गुच्छे बना लेते हैं और फिर इन गुच्छों को आसानी से पानी से अलग कर दिया जाता है। होता क्या है कि पानी ज्यादा साफ और सुरक्षित हो जाता है। शानदार इनिशिएटिव के लिए इन 3 छात्रों को $12,500 यानी लगभग 10.5 लाख रुपए का पुरस्कार मिला है। ये जो अर्थ प्राइज़ है ये 13 से 19 वर्ष के जो किशोर छात्र होते हैं उनके लिए दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण स्थिरता प्रतियोगिता है। शुरुआत जिनेवा, स्विट्जरलैंड स्थित द अर्थ फाउंडेशन के द्वारा किया गया था। तीनों का नाम याद रख लीजिए। एक बार फिर से विवान, अवन्या एंड एरियाना। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एआई बेस्ड क्यू फोर्स, ठीक है? और कौटिल्य एक ऐप बनाया है, ये किसने बनाया है? किसने लॉन्च किया है? गृह मंत्रालय नहीं, वित्त मंत्रालय नहीं, नौसेना नहीं, इसका आंसर है भारतीय सेना, इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मीज एआई पुश न्यू कौटिल्य और क्यू फोर्स प्लेटफॉर्म्स टू शार्पन बैटलफील्ड डिसीजन। ठीक है? इसका उद्देश्य क्या है? सेना के काम को ज्यादा तेज, स्मार्ट और डिजिटल बनाना। अब सब जगह एआई और इसका डिजिटलाइजेशन का यूज हो रहा है, तो इंडियन आर्मी भी इसका इस्तेमाल कर रही है। ऐप का नाम याद रख लीजिए, क्यू फोर्स और कौटिल्य, और बनाया किसने? इंडियन आर्मी ने। हाल ही में संसद रत्न पुरस्कार 2026 से कुल कितने सांसद जो है वो सम्मानित हुए हैं? तो वो हुए हैं, आंसर है 12। 12 सांसद जो है वो सम्मानित हुए हैं। ये सांसदों को भी मिलता है और जो संसदीय समितियां होती हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, उनको भी दिया जाता है जो सबसे अच्छा काम करते हैं। ये 16वें क्रम का था इस बार। पुरस्कार सांसदों के अच्छे प्रदर्शन, बहस में भागीदारी, कितना डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सवाल पूछने, जनता की समस्या उठाने के आधार पर दिया जाता है। तो 2026 में 12 सांसदों को दिया गया है और 4 संसदीय समितियों को भी दिया गया है। देखते हैं, देखिए 10 सांसद लोकसभा से हैं और 2 राज्यसभा से। 10 प्लस 2 हो गए 12 और 4 जो मिला है कमेटी को मिला है। कौन-कौन सी कमेटी को मिला है? कृषि समिति को मिला है, जो कि किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर चरण सिंह चन्नी जी की अध्यक्षता में। उसके बाद मिला है वित्त समिति, जो कि भर्तृहरि महताब हैं। उसके बाद तीसरा ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज समिति, जो कि सप्तगिरी शंकर उलाका जी की अध्यक्षता में है। फिर एक मिला है कोयला एवं खान समिति, जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर अनुराग ठाकुर। और अनुराग ठाकुर के बारे में बता दूं कि उनको 2019 में भी अवार्ड पहले मिल चुका है। संसद रत्न की शुरुआत हुई थी 2010 में चेन्नई की संस्थान प्राइम पॉइंट फाउंडेशन चेन्नई के द्वारा। इसका जो विचार जब दिया गया था तो जो राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी है उन्होंने भी इसका समर्थन किया था। अब जैसे मैंने बता दिया कि 4 कमेटी के बारे में बता दिए, 10 लोकसभा मेंबर के बारे में बता दिए। इम्पोर्टेंट ये भी बन सकता है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है ना। तो 2 जो सांसद हैं, जो राज्यसभा से, वो कौन-कौन से? महाराष्ट्र से डॉक्टर मेधा विश्राम कुलकर्णी और गुजरात से नरहरि अमीन, ये 2 भी मिले। नाम याद रख लेंगे। 12 लोगों को मिला है और 4 पार्लियामेंट्री कमेटी को मिला है। कर्नाटक के नए सीएम के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये तो गवर्नर है, ये नहीं होंगे। सिद्धारमैया ने इस्तीफा दिया हुआ है। डीके शिवकुमार जी कर्नाटक के उपमंत्री रहे। डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली। सिद्धारमैया का स्थान लेंगे। उन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया। 2023 में जब कांग्रेस की जीत हुई थी, तब सिद्धारमैया को पीएम बनाया गया था, डीके शिव कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। उस समय ये तय हुआ था कि शुरुआत के जो 2.5 साल हैं, वो सिद्धारमैया देखेंगे, उसके बाद के 2.5 साल, बाकी बचे कार्यकाल होंगे, वो डीके शिव कुमार देखेंगे, जो कि डिप्टी सीएम थे। ऐसा ही शायद कुछ खबर आया था छत्तीसगढ़ में भी होने का, जब पिछले जो गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, जिसमें भूपेश बघेल बने थे सीएम और टीएस सिंहदेव वाला आपको शायद अगर खबर जानते होंगे, तो शायद इस खबर को देखने के बाद सबसे ज़्यादा निराश होंगे टीएस सिंहदेव जी निराश होंगे, मुझे ऐसा लगता है। देखिए आगे अगर देखते हैं, ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए भारत दल का चीफ डे मिशन किसे नियुक्त किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके बारे में लोगों को पता नहीं रहता है। ग्लासगो में जा रहे हैं, कौन से प्लेयर जा रहे हैं, कौन ध्वजवाहक होंगे, ये सब चीज़ देख लेंगे। चीफ डे मिशन भी कोई होता है, वो होंगे रोहित राजपाल। क्या होता है ये? पूरा टूर्नामेंट होता है ना, पूरे देश के दल का जब भी वहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम होगा सीडब्ल्यू, तो ये कहाँ पर होगा कॉमनवेल्थ गेम सीडब्ल्यू जी? सबसे पहले जान लो, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होगा। कब से कब तक होगा? 23 जुलाई से 2 अगस्त तक चलेगा ये। तो इस समय जो पूरे प्रतियोगिता में जो पूरे देश का दल जा रहा होगा,
तो उसका चीफ होता है एक तरीके से, प्रमुख अधिकारी होता है। इसका काम क्या होता है? खिलाड़ियों, कोच, अधिकारियों के बीच तालमेल बनाना, ठीक है? यात्रा, रहने और अन्य व्यवस्थाओं को सँभालने का काम होता है चीफ डिमिशन जो नाम है रोहित राजपाल। फिर है पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होगी? देखिए कोई भी चीज़ जब पहला होता है ना, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो पहला है अहमदाबाद में होगा, ठीक है? अहमदाबाद में होगा, गुजरात में होगा। अहमदाबाद गियरअप्स फॉर फर्स्ट वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप वैसे भी वर्ल्ड योगा डे मनाया जाता है 21 जून को और इसको विश्व स्तर पर मनाने का जो श्रेय है, वो भारत को ही जाता है। दुनिया के 75 देशों के 500 से ज़्यादा खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे, ठीक है? और उद्देश्य क्या है? योगासन को केवल स्वास्थ्य और ध्यान तक सीमित ना रखकर एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा खेल के रूप में पहचान दिलाना है। क्या पता आने वाले समय में हो सकता है कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियन गेम्स में या ओलंपिक गेम्स में भी जो कुछ करने का प्रयास चल रहा है, योगा जैसा खेल का भी इस्तेमाल हो सकता है। तो ये पहला एडिशन है, पहली बार हो रहा है ये। कब से कब तक? 4 से 8 जून तक होगा। और आपको बता दूँ कि 21 जून को इंटरनेशनल योगा दिवस मनाया जाता है। यूएन ने इसे 2014 में डिक्लेयर किया था। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक सुपर प्रेशर बैलून विस्टा किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? फिर से मैंने बताया जो पहला हो जाता है ना, बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। स्वदेशी भी है। तो इसको बनाया है डीआरडीओ ने नहीं, एचएएल ने नहीं, इसरो ने नहीं, रेड बैलून एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया है। रेड बैलून एरोस्पेस लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट पहला स्ट्रेटोस्फेरिक सुपर प्रेशर बैलून। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए भारत की जो अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी है, जो कि आंध्र प्रदेश की उसने मिशन सना के तहत विस्टा नाम का भारत का पहला स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक सुपर प्रेशर बैलून लॉन्च किया है। ठीक है? ये जो कंपनी है रेड बैलून एरोस्पेस ये एक स्टार्टअप है, जो कि स्पेस स्टार्टअप है, आंध्र प्रदेश की है। ठीक है? और इसने एक विशेष प्रकार का उच्च ऊंचाई वाला गुब्बारा बनाया है। आंध्र प्रदेश के इंदिरा गांधी म्युनिसिपल स्टेडियम विजयवाड़ा से छोड़ा गया इसको और ये पृथ्वी से लगभग 25 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंचा, जो सामान्य हवाई जहाज़ों से भी काफ़ी ऊपर पहुंचा है। सुपर प्रेशर बैलून तकनीक पर आधारित है। दिन और रात के तापमान में बदलाव होने पर भी ये अपनी ऊंचाई को लंबे समय तक स्थिर रख सकता है। दिन-रात हो रहा है, टेम्परेचर में चेंजेज़ आ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। वो उतनी ऊंचाई को क्या कर सकता है, स्टेबल रख सकता है। ये कई हफ्तों और महीनों तक आसमान में रह सकता है। क्या करेंगे देखिए, विस्टा पर विभिन्न वैज्ञानिक उपकरण लगाए गए हैं। वो जो बैलून है, उस पे बहुत सारे डिवाइस लगाए गए हैं, जिससे जैविक प्रयोग किए जा सकते हैं। जो प्रपोल्यूशन होता है, प्रणोदन होता है, तकनीक को परीक्षण किया जा सकता है। पृथ्वी की तस्वीरें और डेटा एकत्र किए जा सकते हैं। कंप्यूटिंग नेविगेशन टेक्निक की जाँच की जा सकती है। अच्छा, ऐसा सफल प्रक्षेपण करने वाला भारत जो है, उन 5 देशों में शामिल हो गया जिनके पास ये तकनीक है। पहला कौन है? यूएस है, दूसरा फ्रांस है, तीसरा जापान है, चौथा चीन है और भारत उस कैटेगरी में शामिल हो चुका है, उन देशों में शामिल हो चुका है। स्पेस में काफ़ी पिछले समय से भारत बहुत अच्छा कर रहा है। राजा रणधीर सिंह जी का निधन हुआ, इनका संबंध किससे था? क्या वो पॉलिटिशियन थे? नहीं। पत्रकार थे? नहीं। एक एनवायरमेंटल नहीं, वो थे स्पोर्ट्स के थे। कौन से स्पोर्ट्स थे? आगे देखेंगे वेटरन स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर, मल्टीपल एशियन गेम्स मेडलिस्ट राजा रणधीर सिंह पासेस अवे। ये उनकी तस्वीर है, देख लीजिए। तो भारत के प्रसिद्ध निशानेबाज थे, यानी शूटर थे, ठीक है? शूटिंग खेलते थे, शूटर थे वो। पटियाला के शाही परिवार से थे, पंजाब के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे कैप्टन अमरिंदर सिंह के चचेरे भाई थे। 1978 के बैंकॉक एशियन खेलों में ट्रैप शूटिंग में स्वर्ण पदक उन्होंने जीता था और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय थे, तो यहाँ से भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। 5 बार ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। भारतीय ओलंपिक संघ से कई वर्षों तक वो महासचिव के रूप में काम किया। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के वो पहले भारतीय अध्यक्ष भी थे। यानी इतने सारे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक तो 1978 के बैंकॉक एशियाई खेलों में जो ट्रैप शूटिंग था गोल्ड दिलाया और ऐसा करने वाले वो पहले निशानेबाज भी बने हैं। महासचिव के पद पर रहे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के और ओलंपिक काउंसिल ऑफ जो एशिया है, पहला कोई इंडियन गया है, तो वो कौन थे? वो यही थे। नाम क्या है? याद रख दीजिए, राजा रणधीर। जी। यूसीसी यूसीसी विधेयक बिल पास करने वाला देश का तीसरा राज्य कौन-सा बना है? ठीक है, यानी पहले और दूसरा कोई राज्य कर चुके हैं, अब तीसरा कोई देश है राज्य है, वो है असम। ठीक है, अभी चुनाव हुआ, जीता और उसके बाद ये बिल को पास कर दिया गया है। इससे पहले उत्तराखंड में किया गया, गुजरात में किया गया। यूसीसी क्या है? एक देश, एक सभी नागरिकों के लिए समान पारिवारिक कानून है। अब क्या होगा असम में भी जो शादी है, तलाक, संपत्ति का बँटवारा, लिव इन रिलेशन जैसे मामलों में सभी लोगों के लिए एक जैसे नियम लागू होंगे। यानी कि आप देखेंगे कि कई धर्मों में अलग-अलग इसको लेकर के प्रावधान है, तो वैसा कुछ नहीं होगा। सीधा सबके लिए एक समान होगा। हालाँकि आदिवासी समुदाय उनकी परंपरा और रीति-रिवाजों को इसमें छूट भी दी गई है। आदिवासी परंपराओं को तो ध्यान में रखा गया असम में।
अगला सवाल है भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर रोनाल्डो लैशराम के नेतृत्व में वैज्ञानिकों ने लोक प्रोटोक्लस्टर की खोज की। ये वैज्ञानिक किस राज्य के हैं? ठीक है, मणिपुर के हैं। लोकतक आ गया बोलने से मणिपुर है। लोकतक झील एक मणिपुर में है। आगे पढ़ेंगे आगे क्या है ये? देखिए मणिपुर के जो वैज्ञानिक थे, उनके नेतृत्व में ब्रह्मांड में अपनी पुरानी आकाशगंगाओं का एक बहुत बड़ा समूह खोजा, जिसे लोकतल प्रोटोक्लस्टर कहा गया है और 12.6 अरब साल पुरानी कई आकाशगंगाओं का एक विशाल समूह को खोजा गया है। मणिपुर की प्रसिद्ध लोकतक झील में तैरते हुए छोटे-छोटे द्वीप पाए जाते हैं, जिन्हें कहते हैं फुमडिस और वैज्ञानिकों ने देखा इन नए प्रोटो क्लस्टर में भी आकाशगंगाओं के 4 घने समूह आपस में जुड़े हुए हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे लोकतक झील के तैरते द्वीप जुड़े होते हैं। तो जो सिमिलैरिटीज़ दिखी लोकतक झील के में, वैसा ही नाम रख दिया गया, लोकतक प्रोटो क्लस्टर और साथ में वो है भी मणिपुर के, तो यहाँ पे नाम रख दिया गया। अगला सवाल है, हाल ही में लॉन्च चीन के शेनज़ोंग 23 मिशन में शामिल ली जियांग किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? यानी 3 लोग जा रहे हैं, 3 में से 1 महिला है और वो महिला जो है, शायद मैं इसमें थोड़ा गलत होऊँगा, 3 लोग जा रहे हैं, 3 में से 1 महिला अंतरिक्ष यात्री भी है, वो किसी देश की पहली हैं, तो वो है हांगकांग की है, हांगकांग की। नाम क्या है? ली जियासिंग, ली जियायिंग। उनका नाम थोड़ा-सा एक जैसा लगता है सबका। अगला सवाल है, भारत का पहला स्काई कास्ट वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम किस हवाई अड्डे पर स्थापित किया गया है? तो स्थापित किया गया है इंदिरा गांधी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कहाँ पे? न्यू दिल्ली में, वहाँ पे इसको लगाया गया है। इंडियाज़ फर्स्ट इंटीग्रेटेड वेदर इंटेलिजेंस फैसिलिटी लॉन्च एट दिल्ली एयरपोर्ट, ठीक है? पूछा जा सकता है, पहला है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर किया गया है स्काई कास्ट एक हाईटेक मौसम निगरानी प्रणाली है, जिसे हवाई अड्डों पर मौसम के सही और तुरंत जानकारी के लिए लगाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं शतरंज खिलाड़ी जो लक्ष्मी नायर है, वुमेन इंटरनेशनल मास्टर का खिताब उन्हें जीता, वो किस राज्य से हैं? तो वो है कर्नाटका से और कर्नाटका की वो दूसरी महिला ये खिताब जीतने वाली 2019 में ईशा शर्मा थी, ये ऑल पहले खिताब जीत चुकी हैं। नाम याद रखिए कर्नाटक से लक्ष्मी नायर शतरंज शतरंज खिलाड़ी। अगला सवाल है 18वां प्रश्न कुशमैन एंड वेकफील्ड के अनुसार एशिया पैसिफिक में डेटा सेंटर के मार्केट में भारत का कौन-सा स्थान है? ठीक है? भारत इसमें दूसरे नंबर पर है। देखिए एशिया प्रशांत क्षेत्र का दूसरा बड़ा डेटा सेंटर बाज़ार बन चुका है भारत। इसका मतलब है कि भारत में इंटरनेट, क्लाउड, एआई से जुड़े जो डेटा को स्टोर और प्रोसेस करने के लिए बहुत तेज़ी से बड़े-बड़े डेटा सेंटर बन रहे हैं। डेटा सेंटर क्या होता है? एक ऐसा जगह होता है जहाँ हज़ारों कंप्यूटर सर्वर रखे जाते हैं। ये सर्वर वेबसाइटों, मोबाइल ऐप्स, क्लाउड सर्विस, एआई सिस्टम और ऑनलाइन डेटा को सुरक्षित रखते हैं। ठीक है? मुंबई भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर हब है, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, 50 क्वेश्चन हमको देखना है, अभी 19 हुआ। हाल ही में किस राज्य ने अपना 39वाँ स्थापना दिवस मनाया? कौन मनाया? वो मनाया है गोवा, ठीक है? आंसर है गोवा। तो देखिए 30 मई 1987 को गोवा बना था भारत का 25वाँ राज्य, ठीक है? 1510 में गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया था। 450 साल तक गोवा वो लोग शासन किए हैं। 19 दिसंबर 1961 को भारत सेना ने एक ऑपरेशन चलाया था, नाम था ऑपरेशन विजय। इसको भी याद रख लीजिए, ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को आज़ाद कराया गया। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस भी मनाया जाता है, गोवा मुक्ति दिवस। इसके बाद गोवा, दमन और द्वीप ये दोनों मतलब इनको मिला करके केंद्र शासित बनाया गया। 1961 में आज़ाद मतलब हुआ, सोच के देखिए 1947 में भारत आज़ाद हो चुका है। उसके बावजूद भी कोई भारत का एक हिस्सा है जिस पर हम लोग राज नहीं कर रहे हैं, पुर्तगाली राज कर रहे हैं। पुर्तगाली आए भी पहले थे और गए भी पहले हैं। तो 61 में आज़ादी मिल गई, लेकिन उसके बाद क्या किया गया केंद्र शासित प्रदेश बना यूनियन टेरिटरीज़ बना गया। गोवा, दमन, द्वीप को मिला करके और 87 में तारीख 30 मई को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। इसीलिए यहाँ पर इस बार 30 मई को 39वाँ जो है वो मनाया गया स्थापना दिवस। गोवा में 2 जिले हैं, तीसरा जिला और बन रहा है कुशावती, ये भी इम्पोर्टेंट है कि कुशावती तीसरा जिला किस राज्य में बन रहा है? इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। कुशावती नाम याद रखिए इम्पोर्टेंट, ठीक है? गोवा में बन रहा है। भारत का पहला ब्लू बॉन्ड जारी करने की घोषणा किस संस्था ने की है? तो वो किया है सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने किया है। एक ऐसा बॉन्ड होता है ब्लू बॉन्ड जिसमें जुटाया गया जो पैसा होता है वो समुद्र, बंदरगाह, जहाजरानी, तटीय विकास और अन्य समुद्री परियोजनाओं में लगाया जाता है। अगला सवाल इम्पोर्टेंट है किस पुलिस बल को राष्ट्रपति का निशान प्राप्त हुआ है? तो वो मिला है सिक्किम पुलिस को। सिक्किम की राजधानी गंगटोक के पल्जोर स्टेडियम में आयोजित हुआ था एक समारोह, जिसमें राष्ट्रपति मुर्मू जी ने राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति का निशान क्या होता है? ये किसी पुलिस या सैन्य बल को दिया जाने वाला सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित सम्मान होता है। इसे निशान भी कहते हैं, इसे कलर भी कहा जाता है, पुलिस कलर। ये सम्मान उत्कृष्ट सेवा, वीरता, अनुशासन और जनसेवा के लिए दिया जाता है।
सम्मान मिलने के बाद एक्चुअल में क्या होगा कि जो वहाँ के जो पुलिस बल के जो ऑफिसर होंगे, वो अपनी वर्दी पर एक विशेष प्रतीक चिन्ह लगा सकते हैं। तो 15वां राज्य है ऐसा, मतलब सब राज्यों को ये चीज़ नहीं मिला है। सिक्किम 15वां राज्य है और नॉर्थ ईस्ट का ये तीसरा पुलिस फोर्स है जिसे ये सम्मान मिला है। ठीक है? एफएओ फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसके द्वारा एक मृदा किसान नायक सम्मान दिया गया। वो किसको दिया गया है? वलुवन को दिया गया है, जो कि तमिलनाडु के पोल्लाची के किसान हैं। उन्हें यूनाइटेड नेशन के जो खाद्य एवं कृषि संगठन है, उनके द्वारा मृदा किसान नायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने क्या किया, 11 हेक्टेयर ज़मीन पर केवल 1-2 फसलें उगाने के बजाय उन्होंने मल्टीपल फसल उगाए और पेड़ आधारित खेती अपनाई, जिससे उनकी खेती की आय जो है वो बहुत बढ़ गई और मिट्टी की गुणवत्ता भी बेहतर हो गई। तो एफएओ के द्वारा मृदा किसान नायक सम्मान दिया गया वलुवन एफएओ के द्वारा वलुवन को दिया गया मृदा किसान और कमेंट करके आप मुझे ये बताएँ कि अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी को भी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको भी एक अवार्ड एफएओ ने दिया है। वो कौन-सा अवार्ड है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश का पहला शहरी स्थानीय निकाय द्वारा विकसित एसईजेड यानी स्पेशल इकोनॉमिकल ज़ोन कहाँ प्रारंभ होगा? तो वो होगा पुदुचेरी में। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि लोकल जो स्थानीय निकाय है, उनके द्वारा दिया जा रहा है, उनके द्वारा विकसित किया जा रहा है। पुदुचेरी के जो भट्टाचौड़ी गाँव में भारत का पहला ऐसा विशेष आर्थिक क्षेत्र नहीं स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन उसे कहेंगे हिंदी में विशेष आर्थिक क्षेत्र एसईजेड बनाया जा रहा है जी। ये किसी नगर पालिका के द्वारा विकसित किया जा रहा है इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। 725 करोड़ रुपए इसमें निवेश किए जा रहे हैं और लगभग 3500 लोगों को इससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है रोजगार मिलने की संभावना जताई जा रही है। स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन क्या होता है? एक ऐसा विशेष औद्योगिक क्षेत्र होता है जो उद्योगों और कंपनियों को व्यापार करने के लिए कई सरकारी सुविधाएँ और टैक्स में छूट दी जाती है। इसका उद्देश्य होता है निवेश बढ़ाना, रोजगार पैदा करना, निर्यात को बढ़ाना। देखिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, गुजरात के कच्छ जिले में है कांडला, जो दीनदयाल बंदरगाह के पास स्थित है, वो भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र वाला एरिया है। 1965 में एशिया के पहले निर्यात प्रशासन क्षेत्र के रूप में इसे स्थापित किया गया था और बाद में अप्रैल 2000 में इसे क्या किया गया, एसईजी का दर्जा दिया गया। आगे बढ़ते हैं सात्विक साईराज रंकीरेड्डी जो बैडमिंटन के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और चिराग शेट्टी इनकी जोड़ी हमेशा बैडमिंटन में फेमस रहती है। कौन-सा खिताब इन्होंने अपने नाम किया है? तो नाम किया है सिंगापुर ओपन को, ठीक है? समझ गया। अगला सवाल है हाल ही में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने 3.37 गीगावाट की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली कहाँ शुरू की? वो खावड़ा में किया गया है। गुजरात के खावड़ा में शुरू किया। इसका काम बिजली को स्टोर करके रखना है ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत इस्तेमाल किया जा सके और जब बिजली ज्यादा बने तो बैटरी उसे जमा कर लेती है। बिजली कम पड़े तो वही बैटरी बिजली वापस लेती है। ठीक है, अडानी के द्वारा अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा कितना गीगावाट का 3.37 का कहाँ पे? खावड़ा में। खावड़ा कहाँ है? गुजरात में। अगला सवाल है भारतीय हज मिशन को लबैतुम पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया गया? तो वो दिया गया सऊदी के द्वारा, सऊदी अरब के द्वारा। देखिए हर साल यज हज यात्रा पूरी होने के बाद पितामह मिस्क नाम का एक समापन समारोह आयोजित किया जाता है। इस समारोह में उन देशों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने अपने हज यात्रियों को अच्छी सुविधाएं और सेवाएं प्रदान की हों। भारत को पहली बार दिया गया है। हाल ही में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने हैं पी जवाहर बने। भारत सरकार की एक संस्था है जो फिश, झींगा, सी फूड और अन्य जो समुद्री उत्पाद है, समुद्र से मिलने वाला जो उत्पाद है उसके उत्पादन, उसकी गुणवत्ता, उसके निर्यात को बढ़ावा देने का काम करती है ये संस्था। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी, मुख्यालय कोच्चि केरल में है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन शील्ड नेट नाम से एक अभियान शुरू किया? तो वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने शुरू किया है। अपराधियों, नशा तस्करों, यातायात नियमों को तोड़ने वाले पर सख्त कार्रवाई कर कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने का काम है ऑपरेशन शील्ड नेट तमिलनाडु याद रखेंगे। श्यामलाल मीणा का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से था? तो वो एक आर्चर थे, तीरंदाजी। साधारण परिवार से आने के बावजूद उन्होंने बांस के धनुष से अभ्यास शुरू किया। अपनी मेहनत से इंटरनेशनल नेशनल लेवल तक पहुंचे थे। 1987 में उन्होंने लिम्बा राम और रजत हल्दर के साथ एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में क्या जीता था? ब्रॉन्ज जीता था और ये भारतीय तीरंदाजी का पहला अंतर्राष्ट्रीय पदक माना जाता है। यानी पहली बार इंटरनेशनल लेवल पर आर्चरी में भारत ने कोई मेडल जीता था तो वो 1987 में हुआ था। एशियन तीरंदाजी चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज जीते थे। लिम्बा राम थे, रजत हल्दर थे और साथ में कौन थे? ये श्यामलाल मीणा, तीनों थे। सफलता और यही जीतने के बाद 1988 में जो सियोल ओलंपिक हुआ था, उसके लिए भारत आर्चरी में क्वालीफाई किया था। श्यामलाल मीणा, लिम्बा राम और संजीव सिंह ओलंपिक में भाग लेने भारत की पहली
तीरंदाजी टीम का हिस्सा बने थे। 1989 में श्यामलाल को भारत खेलों में योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। हाल ही में किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए 1 जून से सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये काम किया है मलेशिया ने। देखिए कई सारे देश हैं जो अब कम एज के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया उसमें आ चुका है, न्यूज़ीलैंड उसमें आ चुका है, फ्रांस ने भी ऐसा किया हुआ है, इंडोनेशिया ने भी ऐसा किया हुआ है और भारत को भी कुछ एक लेना चाहिए इस पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने नौसेना शौर्य जो वाटिका उसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? उसका उद्घाटन किया गया है लखनऊ में नौसेना का शौर्य वाटिका। भारत सेना के शौर्य इतिहास और उपलब्धियों को दिखाने वाला एक ओपन एयर म्यूजियम खुले मैदान में बना संग्रहालय है। यहाँ लोग नौसेना के असली उपकरण और युद्धपोत के हिस्से देख सकते हैं। सेवानिवृत्त युद्धपोत जो आईएनएस है, गोमती है, उसको यहाँ प्रमुख रूप से लिया गया है ताकि नौसेना के जहाजों के बारे में जान सके। ठीक है? अगला सवाल हम लोग देखेंगे, वो है भारत का पहला राष्ट्रीय एक सेकंड भारत का पहला राष्ट्रीय एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? ये किया गया बेंगलुरु में 27 मई को किया गया। इसका उद्देश्य था पानी की व्यवस्था को आधुनिक तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई की मदद से क्या करना बेहतर बनाना। अगला सवाल देखते हैं वरुण नौसैनिक अभ्यास एक नेवल एक्सरसाइज है वरुण जो कि भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है? तो ये होता है फ्रांस। भारत और फ्रांस के बीच में ये आयोजित होता है। 25वां एडिशन था 1993 से ये समुद्री अभ्यास कर रहे हैं। भारत ने अपने विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को इस बार शामिल किया था और अपने मिग-29 के लड़ाकू विमान सर इसमें तैनात किया गया था। तो नाम रखेंगे याद वरुण नेवल एक्सरसाइज जो होता है बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। ठीक? डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछ देता है। कई सवाल इस तरह के सवाल पूछे नेवल एक्सरसाइज और जो मिलिट्री एक्सरसाइज होता है, तो वरुण नाम है भारत और फ्रांस के बीच में होता है। हांगकांग एशियाई अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत कौन से स्थान पे? भारत दूसरे स्थान पर, चाइना पहले स्थान पे, ठीक है? ये 28 से 31 मई तक चला, 22वां एडिशन था। भारत ने कुल 19 पदक जीते, 10 गोल्ड, 5 रजत यानी सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज, ठीक है? 19 मेडल जीते हैं और इसके साथ दूसरे नंबर पर था। पहले पर रहा चीन, 25 मेडल उसने जीते हैं, तो जिसमें 14 गोल्ड है। अभी आपको विश्व अंडर ये अंडर 40 20 वाला था ना, अंडर 20 का था। तो अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप जो होगा 5 से 9 अगस्त तक यूएस में होना है। ठीक, आगे चलते हैं। उल्लास पहल के तहत भारत का 5वां पूर्णतः साक्षर राज्य कौन-सा बन चुका है? तो वह बन चुका है सिक्किम। क्या है ये? चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्किम में लगभग अब सभी लोग पढ़ना-लिखना सीख चुके हैं, ये मान के चल रहे हैं क्योंकि ऐसा करने वाला 5वां राज्य बन चुका है, उल्लास पहल के तहत। ये उपलब्धि किसके लिए कैसे मिली है? उल्लास योजना के तहत यानी अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग ऑफ ऑल इन सोसाइटी इसका नाम है उल्लास को। इसके तहत मिला है मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल ऑलरेडी ये कर चुके थे। सिक्किम करने वाला 5वां राज्य बन चुका है। भारत का पहला महिलाओं के नेतृत्व वाला सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में शुरू किया गया? तेलंगाना में शुरू किया गया। यानी एक सौर ऊर्जा जो सोलर एनर्जी से बनने वाला जो प्लांट है, उसको फुल्ली महिलाओं के द्वारा इसको नेतृत्व किया जा रहा है। ऐसा करने वाला ये पहला राज्य है। तेलंगाना के खम्मम जिले के वेंकटपुरम गाँव में भारत का पहला महिला स्व सहायता समूह द्वारा संचालित सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया गया है। 1 मेगावाट कितना है? 1 मेगावाट क्षमता है सौर ऊर्जा संयंत्र की और लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया गया है। तेलंगाना में याद रखना कि एक स्व सहायता महिला समूह के द्वारा क्या किया जा रहा है? सौर ऊर्जा संयंत्र का संचालन किया जाता है खम्मम जिले के वेंकटपुरम गाँव में। आगे बढ़ते नीति आयोग की शिक्षा रिपोर्ट आई है 2026 के अनुसार स्कूली शिक्षा में पहला स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? दिल्ली हो सकता है आप ऑप्शन दे दें नहीं मालूम है तुमको हो सकता है एजुकेशन वाला मामला है तो दिल्ली चला जाएगा नहीं एमपी में ध्यान दे सकता नहीं इसका आंसर होगा पंजाब। पंजाब ने किया है तो पंजाब का जो ओवरऑल स्कोर है वो 78% ठीक है, प्राइमरी और जो मिडिल जो क्लासेस होते हैं उसके छात्रों की शैक्षणिक क्षमता में पंजाब का स्कोर है 82 ओवरऑल में 78 है लेकिन इस वाले मामले में 82 है जहाँ केरल का कितना है 75 है ठीक है इसलिए वो पीछे हो गए केरल एसआरएस ठीक है स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2024 में भारत की कुल प्रजनन दर टीएफआर फर्टिलिटी रेट जो बोलते हैं वो कितना है 1.9 है हमको होना है 2.1 लेकिन ये 1.9 है एक बात करते हैं तो भारत के रजिस्ट्रार जनरल ऑफ एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय द्वारा सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम सांख्यिकी रिपोर्ट 2024 जारी की गई। भारत में बच्चे पैदा होने की दर कम हो रही है क्योंकि कुल जो प्रजनन दर है टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो 1.9 हो गई है। इसका मतलब क्या है कि एक महिला अपने जीवन काल में औसतन 2 से भी कम बच्चे पैदा कर रही है। देखिए जनसंख्या को अगर
स्थिर रखने के लिए ये दर होना चाहिए 2.1, ठीक है? स्टेबल रखना है तो 2.1 होना चाहिए, लेकिन 1.9 है। बिहार में क्या मामला है? 2.9 है। होना है 2.1, मैंने शायद अभी थोड़ा गलत बोल दिया। 2.1 होना है एक्चुअल में, लेकिन अभी है 1.9 जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार। बिहार में 2.9 है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो बिहार में। यूपी में कितना है? 2.6 है। सबसे कम कहाँ पर है? दिल्ली में 1.2 है। आगे बढ़ते हैं। मिशन क्वीन पाइपलाइन किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है त्रिपुरा के द्वारा। त्रिपुरा ने शुरू किया क्वीन पाइपलाइन। प्रसिद्ध क्वीन अनानास, अब यहाँ से एक सवाल बन जाएगा क्योंकि जीआई टैग मिला हुआ है, एक अनानास की वैरायटी है जिसका नाम है क्वीन अनानास। इसको 2018 में टैग मिला, किसको मिला है? त्रिपुरा में मिला। क्वेश्चन आ जाएगा कि क्वीन अनानास का संबंध किस राज्य से है, या क्वीन अनानास को जीआई टैग मिला है, ये किस राज्य का है? उसको बताना है कि त्रिपुरा है। तो इस अनानास को दुनिया भर में एक प्रीमियम ब्रांड बनाया जा सके, इसके लिए किसानों की कमाई बढ़ा जा सके, इसके लिए क्वीन पाइपलाइन शुरू किया गया है त्रिपुरा के द्वारा। 2028 तक ये योजना चलेगी, 236 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जा रहे हैं और 2018 में इसको जीआई टैग मिला, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। अब आता है क्यू सेफ कमेटी का गठन किया है। किसने किया है? आरबीआई ने। क्वांटम सिक्योर, क्यू सेफ जो बात कर रहा था ना मैं, क्यू सेफ का मतलब है क्वांटम सिक्योर एंड एडेप्टिव फाइनेंशियल इकोसिस्टम नाम की एक विशेषज्ञ समिति बनाई है आरबीआई ने। इसका काम है ये देखना कि भविष्य में आने वाली जो क्वांटम टेक्नोलॉजी है, भारत की बैंकिंग और डिजिटल भुगतान व्यवस्था के लिए कैसे फायदेमंद होगी। ये देखने का काम कौन करेगा? क्यू सेफ कमेटी करेगी जो आरबीआई ने बनाई है। इससे कौन-कौन से खतरे पैदा हो सकते हैं, वो भी देखेगा। क्यों, तो सवाल है क्यू सेफ कमेटी किसने बनाई? आरबीआई ने बनाई। फुल फॉर्म है क्वांटम सिक्योर एंड एडेप्टिव फाइनेंशियल इकोसिस्टम। आदर्श शहर समिति किस राज्य सरकार ने शुरू किया गया? तो ये किया गया है छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने छोटे और मध्यम शहरों, नगर पालिका और नगर निगम पंचायत के विकास के लिए मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना शुरू की है। बजट रखा गया है 200 करोड़ रुपए। इसका उद्देश्य होगा इसका उद्देश्य होगा जो छोटे शहर कस्बों को भी बड़े शहरों जैसी अच्छी जीवन सुविधा देना, ताकि वहाँ रहने वाले लोगों को बेहतर जीवन मिल सके। अब ये कितना इम्प्लीमेंट होता है ग्राउंड पे, ये तो देखना होगा, बाकी है तो अच्छा स्कीम। आदर्श शहर समृद्धि योजना छत्तीसगढ़। आगे बढ़ते हैं। पद्म भूषण से सम्मानित सुमन कल्याणपुर का निधन हो गया है। तो वो किस क्षेत्र से थी? तो वो थी पार्श्व गायन, ठीक है? जो प्लेबैक सिंगर होते हैं, वो थी। हिंदी और मराठी फिल्म इंडस्ट्री में ये फेमस सिंगर है। इनके कुछ-कुछ गाने हैं, जैसे आजकल आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बाँ, ये आप सुने होंगे। फिर नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे, ये भी एक गाना था इन्हीं का है। मेरे महबूब ना जा, और एक जो फेमस जो रक्षाबंधन में सुनते हैं, बहना ने भाई की कलाई पे, ये वाला गाना। तो ये जो फेमस गाने हैं उन्हीं के थे। पास प्लेबैक सिंगर थी कौन? सुमन कल्याणपुर। उनका निधन हो चुका, पद्म विभूषण उनको मिल चुका है। तो कौन थी? वो पार्श्व गायन थी, गायिका थी। ठीक है? देश में असामान्य जनसंख्या बदलाव की स्टडी के लिए गठित एक हाई लेवल कमिटी, उसके अध्यक्ष कौन बने हैं? क्या अमित शाह बने हैं? नहीं। क्या रंजना देसाई जी बनी है? नहीं। केसी गुप्ता? नहीं। प्रकाश प्रभाकर नावलेकर, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जनसंख्या में जो बदलाव हो रहा है, एक असमान जो दिख रहा है, वो बदलाव की स्टडी करने का काम करने के लिए हाई लेवल कमिटी जो बनाई गई है, केंद्र सरकार ने बनाई है, जो जाँच करेगी कि देश के अलग-अलग इलाकों में आबादी में अचानक या असमान बदलाव क्यों हो रहे हैं। तो मुख्य फोकस होगा जो अवैध घुसपैठ और उससे होने वाली जनसंख्या पर बदलाव पर रहेगा। तो याद रखना, प्रकाश प्रभाकर नावलेकर। हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 30 मई को। और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि देखो, भारत का जो पहला हिंदी समाचार पत्र था, वो था उदंत मार्तंड, ठीक है? प्रकाशित हुआ था कब? 1826 में। तारीख कब? 30 मई को। इसीलिए हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जा रहा है। किसने किया था? पंडित जुगल किशोर शुक्ला के द्वारा किया गया था, और कलकत्ता से शुरू किया गया था। जुगल किशोर शुक्ल जी के द्वारा। साप्ताहिक था, वीकली था, और हर मंगलवार को निकलता था। तो मतलब बहुत ज़्यादा डीप में पूछ दिया, स्टेटमेंट वाइज़ क्वेश्चन आ गया, और हो सकता है इनमें 4 में से कौन-सा सही नहीं है बताना होगा, और ये लिख दिया वहाँ पर ये दैनिक अखबार था, तो वहीं पे गलत हो जाएगा। दैनिक अखबार नहीं, दैनिक मतलब डेली निकलता। एक होता है मासिक अखबार जो महीने में निकलती है, एक होता है पाक्षिक भी होता है, कुछ अखबार, मैगज़ीन होते हैं। पाक्षिक मतलब क्या हो गया? हुँ। पाक्षिक मतलब होता है 15 दिन में, मासिक मतलब महीने में, दैनिक मतलब डेली। और ये जो अखबार था वो वीकली था, साप्ताहिक होता है। आज भी कई सारे अखबार निकलते हैं, मंगलवार को निकलता था। उदंत मार्तंड का अर्थ होता था समाचार सूर्य, ठीक है? मार्तंड मतलब एक सूर्य का भी नाम होता है। 4 दिसंबर 1826 को बंद भी हो गया।
मतलब कुछ ही महीने चले होंगे और उसके बाद बंद हो गए। तो ये अंतिम अंक में उन्होंने जुगल प्रसाद शुक्ल जी ने लिखा भी कि अभी समाचार सूर्य अस्त हो रहा है। तो याद रखेंगे 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? कि पहली बार हिंदी अखबार 1826 में इसी दिन प्रकाशित हुआ था। नाम था उदंत मार्तंड। ठीक है? कोलकाता कलकत्ता से हुआ था। अभी कोलकाता है, उसमें नाम अब आता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 31 मई को मनाया जाता है, 31 मई। ठीक है? आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस 2026 कब मनाया जाता है? ये 25 मई को मनाया जाता है, 25 मई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? कि उन बच्चों को ढूँढने के प्रयास तेज करना है जो लापता हो गए हैं और लोगों को बच्चों की सुरक्षा के प्रति जागरूक करना भी शुरुआत 1998 से मनाया जा रहा है। ठीक? कई सारे दिवस हैं, ये सब दिवस आप जनरली सब बुक में देखने को मिलेगा नहीं। ठीक है? जो लोग अखबार पढ़ रहे हैं वो तो जान रहे होंगे और यही सवाल अगर पूछ देगा तो आप वहाँ पे फँस जाओगे। ठीक है? इसलिए मैंने इसको क्वेश्चन में रखा है, गुमशुदा बाल दिवस। बाल दिवस तो हमको पता है कब, लेकिन वहाँ पर आ गया गुमशुदा बाल दिवस, तो वहाँ कन्फ्यूज़ जाएँगे, इसलिए याद रखेंगे 25 मई। यूनाइटेड नेशन का शांति सैनिकों का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 29 मई को। 29 मई को मनाया जा रहा है शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 30 मई को मनाया जा रहा है हिंदी पत्रकारिता दिवस। 31 मई को मनाया जा रहा है तंबाकू निषेध दिवस। ठीक है? ये उन दिन सैनिकों ये जो 29 मई वाला है अंतर्राष्ट्रीय सैनिकों का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है यूएन का, उसमें सैनिकों, पुलिसकर्मियों और कर्मचारियों को सम्मान दिया जाता है जो दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए काम करते हैं। यूनाइटेड नेशन की जो शांति सेना का काम उन देशों में शांति बनाए रखना है जहाँ युद्ध, हिंसा या संघर्ष चल रहा है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1948 में हुई थी, हमारे आज़ादी के आस-पास। जहाँ लड़ाई होती है वहाँ शांति बनाए रखने में मदद करता है। युद्ध रोकने की कोशिश करना, लोगों को सुरक्षा करने का काम है। फिलहाल यूनाइटेड नेशन ने चलो छोड़ो उसमें बात करना ही बेकार है। अभी ईरान, इज़राइल सब चीज़ चल रहा है लेकिन वहाँ पे चुपचाप बैठा रहता है। बहुत सारा काम तो कर रहा है लेकिन एक्चुअल में हो रहा है या नहीं कर रहा पता नहीं। इन्हें अक्सर क्या कहा जाता है? ब्लू हेलमेट और ब्लू बैरेट कहा जाता है क्योंकि नीले रंग का हेलमेट या टोपी पहनते हैं। भारत का क्या कंट्रीब्यूशन है? तो 1948 से लेके अब तक 2 लाख से ज़्यादा भारत सैनिक यूएन मिशनों में भेज चुके हैं। यूएन का कोई मिशन होता है, तो अलग-अलग देश के लोग आते हैं और सेना भेजते हैं, पुलिस भेजते हैं, तो समझिए कि यूएन मिशन में भी इंडिया ने अब तक 2 लाख से ज़्यादा भारत सैनिक को भेजा है और 2007 में भारत पहला देश बना, इम्पोर्टेंट है, ठीक है? सुनिए ध्यान से, 2007 में भारत पहला देश बना जिसने महिला पुलिस दल को यूएन मिशन भेजा है। पूछ दिया सवाल, सन तो नहीं पूछेगा, लेकिन ऐसा कौन-सा पहला देश है जिसने पहली बार महिला पुलिस दल को यूएन में भेजा था? तो वो था हमारा प्यारा भारत, इंडिया, भारत। ठीक है? पहला प्यारा भारत देश, इंडिया। ठीक है? इसके अलावा 29 मई को इंटरनेशनल एवरेस्ट डे भी मनाया जाता है। ठीक है? 29 मई को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल एवरेस्ट डे, क्योंकि इसी तारीख को पहली बार 2 व्यक्ति जो थे, पहली बार कोई व्यक्ति कहाँ पे चढ़ा था? माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा था। ठीक है? 8848 मीटर इसकी हाईएस्ट पीक है। चढ़े थे कौन? तेंजिंग नोर्गे एंड एडमंड हिलेरी। ठीक है? एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नोर्गे। ठीक है? ये चढ़े थे। तो 29 को इंटरेस्ट एवरेज डे भी मनाया जाता है। ठीक है? इस वीडियो में इतना ही था, शायद 50 बोला मैंने, क्वेश्चन कितने हुए? 47 ही हुआ, शायद 3 क्वेश्चन पता नहीं कहाँ चले गए। तो ये 47 क्वेश्चन थे, वीकली करंट अफेयर्स 28 मई से लेकर के 3 जून तक के। आई होप कि आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक तो कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना और अब हर वीक मैं ऐसे वीडियो लाने वाला हूँ। ये मैं पहले से बोलता आ रहा था लेकिन शायद कुछ कारण से मैं नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब ये हर वीक आएगा और हर वीक वीक को अगर आप क्वेश्चन करते जाएँगे तो इससे आपको करंट अफेयर्स में दिक्कत नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि इस दौरान कुछ और क्वेश्चन होगा जो बन सकता है, एक आध बाय चांस अगर आ गया तो। बाकी मैंने जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, उसको मैंने कवर कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।